सो वेलकम बैक एवरीवन। आज इस नए लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन पे 3 4 6 क्वेश्चन है और आगे कंटिन्यू भी करेंगे हम काफ़ी सारी चीज़ें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके अगले कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्वेक्सिटी। और कॉन्वेक्सिटी आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ड्यूरेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। उसके पहले मैं चार्ट्स पे आ जाता हूँ। चार्ट्स अगर आप ओपन करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड वैल्यूएशन वाला अपना टॉपिक चल रहा है, उस बॉन्ड वैल्यूएशन के पहले हम इक्विटी वैल्यूएशन और प्रेफरेंस वैल्यूएशन देख चुके हैं। अच्छा, बॉन्ड वैल्यूएशन में आप नोटिस करोगे तो 11 सब टॉपिक्स है। 11 सब टॉपिक्स है। और अगर हम पहले वाले टॉपिक से शुरुआत करें तो उसका हमने स्ट्रक्चर देखा कि बॉन्ड में एक फेस वैल्यू होती है, कूपन रेट होता है, एक मेचोरिटी, वाईटीएम, मार्केट प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू होती है। उसके बाद ये आपके थ्योरी के लिए काम आएगा कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। हमने ज़ीरो कूपन बॉन्ड के क्वेश्चन देखे, हमने कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड भी देखा। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आने वाला है आपके बॉन्ड वैल्यूएशन में। उसके बाद हमने यहाँ से प्रैक्टिकली शुरुआत करी थी क्वेश्चंस की, जिसमें करंट यील्ड निकालना देखा, यील्ड टू मेचोरिटी निकालना देखा। दो मेथड से, ये है एवरेज मेथड और ये है आईआरआर मेथड। ठीक है, उसी आईआरआर मेथड से हम बॉन्ड की प्राइस भी निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल। इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ आप इतना याद रखो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ तो उतना मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो उससे ज़्यादा मैं मैक्सिमम दूंगा भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो फेयर वैल्यू या थ्योरेटिकल प्राइस बन जाती है। अब आते हैं सर बात ड्यूरेशन पे। ये आपका पांचवा टॉपिक है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का दूसरा नाम है सर मैकॉलेस ड्यूरेशन, इन पर्सन के नाम पे ये कॉन्सेप्ट है। सो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैक डी बुलाते हैं। मैक यानी कि मैकॉले, एंड डी मतलब ड्यूरेशन। ठीक है, अब मैकॉलेस ड्यूरेशन के आपको 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4। चारों से सेम आंसर ही आता है। ठीक है, मोस्टली यूज फार्मूला जो है वो है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है सर कि कभी ये फार्मूला कभी ये फार्मूला इस्तेमाल किया। वैसे कॉन्सेप्चुअली अगर आपको जानना है तो ये दोनों फार्मूले आपके काम आएंगे। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, ध्यान देना मेरी बात को, टाइम बचाना है बिना हेडेक दिए हुए, तो आपके लिए ये फार्मूला बहुत आसान है। बट ये फार्मूला अभी, अगर वहाँ टाइम बचाना है, वहाँ हेडेक होने से बचाना है या दिमाग लगाने से बचना है, तो अभी इसको रटना ज़रूरी है। तो ये तो इतना बड़ा फार्मूला थोड़ा रटना तो पड़ेगा। और रटना कैसे सर है? इसे बैठ के 50 बार उसको बोलो मत कि ये फार्मूला ऐसा है, ऐसा 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 है, तो रट लिया मैंने। प्रैक्टिस करते जाओ। ड्यूरेशन के क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल करके देखो, भले ही आंसर में ये या ये दिया होगा तो आप ये भी लगा के देखो, क्रॉस चेक भी हो जाता है और आपको फार्मूला प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आइए सर, अब हम ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? ड्यूरेशन वर्ड ही ऐसा है ना, जैसे अगर आप क्लास लेते हो, ठीक है, आप अगर आपने जब एस एफ एम फास्ट ट्रैक क्लास ली, आप वेबसाइट पे आए होंगे कॉन्फ्रेंसा पे, और आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में कि ड्यूरेशन जो है इस क्लास का 100 आवर्स का है। सो ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, सो इट इज़ रिलेटेड टू टाइम। अब बॉन्ड में ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने साल में, ध्यान देना मेरी बात को, कितने साल में बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू रिकवर होती है। सो जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते आ रहे थे ना फोर्थ पार्ट में, अब जब तक आपको फोर्थ पार्ट नहीं समझेगा तब तक आपको फिफ्थ पार्ट भी नहीं समझेगा। तो फोर्थ पार्ट में आप ये जो फॉर्मूला अभी तक निकालते आ रहे थे, वो जिससे जो प्राइस आ रही थी, वो प्राइस रिकवर करने के लिए कितने साल लग रहे हैं, वो प्राइस रिकवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सो ड्यूरेशन इज नथिंग बट, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ड्यूरेशन का मतलब समझो, वेटेड एवरेज
years in which present value of future cash flows, or we can say present value of bond is recovered. सो ये चीज़ को ध्यान देना कि हमारा पर्पस क्या है। जो भी प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड की, उस चीज़ को कितने टाइम में रिकवर किया जा रहा है ये निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू को। और वो भी वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज मत लो। जैसे 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल के टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, नहीं सर, ऐसा नहीं। वेटेड एवरेज निकालना है। इसका मतलब ध्यान देना कि अगर पहले साल में कैश फ्लो ज़्यादा रिकवर होती है तो पहले साल को वेट ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। तो आंसर पहले साल के आसपास ही आना चाहिए। आप जनरली देखोगे कोई भी बॉन्ड में, तो बॉन्ड की एक कूपन रेट होती है। जैसे 90 रुपये पर हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 90 90 90 90 90, और आखिरी साल में 1000 फेस वैल्यू वापस मिल जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चंस में यही देखोगे कि मोस्ट जो मेजर वैल्यू है बॉन्ड की, वो आखिरी के साल में रिकवर की जाती है, आखिरी साल में। तो आखिरी साल को वेटेज उतना मिलना चाहिए। अगर 5वें साल में सबसे ज़्यादा रिकवर हुई है तो उसको उतना वेट मिलना चाहिए कि 5 आंसर के आसपास आंसर आए, मतलब 5 का हम उतना इम्पोर्टेंस उसमें इंक्लूड कर दे। अब ये कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा ध्यान देना। प्रेजेंट वैल्यू निकालने तक तो प्रोसीजर सेम है, और इसको टेबल में करोगे तो और आसान होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट है 10%, YTM है, अच्छा कूपन रेट को आप कम कर लो, कूपन रेट 7% ले लो, YTM 10% ले लो, टाइम 5 साल ले लो, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ, आपको क्लियर दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन की YTM जो है वो ज़्यादा है कूपन रेट से। दूसरी कंडीशन की रिडम्पशन जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ या अज्यूम कर रहा हूँ कि इज़ एट पार होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्केट प्राइस बॉन्ड की फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी कि कम होगी? अगर YTM ज़्यादा है, मार्केट प्राइस तो उसके उल्टा चलता है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो मार्केट प्राइस कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमने ले लिया ईयर, ये हम ले लेते हैं कैश फ्लो। 1 2 3 4 5, कैश फ्लो क्या है सर? 70 रुपये हर साल, पर आखिरी साल में वो हो जाएंगे 1070, और हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं 10% से, तो वो आता है 0.909, 823, 0.751, 0.683 और 0.621। आप कैलकुलेटर पे निकाल लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि जब कूपन रेट हर साल सेम है तो टेबल फॉर्मेट में क्यों निकाल रहे हो? इंटरेस्ट इनटू एन्युटी फैक्टर लो, वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं। हमारा पर्पस सिर्फ मार्केट प्राइस निकालना नहीं है, तो मैं इस मेथड से निकाल रहा हूँ। तब आपको आगे समझ में आएगा जब मैं ड्यूरेशन निकालूंगा कि हमने क्यों टेबल फॉर्मेट अप्लाई किया। अच्छा, लेट्स डू द कैलकुलेशन। 70 इंटू 0.909, 63.63, फिर 70 इंटू 0.823, 823.826, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 0.826 आना चाहिए। देखा, अभी थोड़ी सी गलती के कारण पंगे हो जाते थे। सत्तर यानी 70 इंटू 0.826, 57.82, 70 इंटू 0.751, 52.57, 0.683। अच्छा, मेरे को ये तो चीज़ मैंने अप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ। 70 देखो कॉमन है 4 सालों तक, तो हम 70 को कैलकुलेटर में रख सकते हैं। ध्यान देना, 70 इंटू 0.909 और इक्वल टू, इतना बटन आपने दबाया, 70 इंटू 0.909 और इक्वल टू, और फिर आपको M प्लस में डालना है तो डालो, तो वो आंसर आ गया। अब अगला जो आप कैलकुलेटर पे बटन दबाओगे दैट शुड बी 0.826 और इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा 57.82, ठीक है। फिर 0.751 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.751 इक्वल टू, तो आपका ना 70 और मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट वो कैलकुलेटर में बैठ गया फॉर एवर, ठीक है।
आगे चलो सॉल्व करते हैं। 751 हो गया ना अपना। हम लेते हैं 70, अच्छा मैं क्यों वापस 70 दबा रहा हूँ। 0.683, 47.81, 47.81, फिर 1070 इंटू 0.621, 664.47। इनकी टोटल कर लेते हैं। वो आती है, कुछ तो गलत हो गया, 886.3। देखो यहाँ तक तो आपने सारे कैलकुलेशन पहले भी देख लिए थे कि कैसे निकालना है। अब बात आती है वेटेड एवरेज ईयर्स। इन सालों में अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा 5वें साल में रिकवर हुआ है, वो है 664 आउट ऑफ दिस 886। हमें क्या पता लगाना है सर, ये जो 886.30 है इनका वेटेड एवरेज ईयर्स कितना है, मतलब कितने टाइम में ये रिकवर हुआ। अब ये डिपेंड करता है सर कि जो हर साल हम पैसा रिकवर कर रहे हैं, जैसे पहले साल 63.63 आ गया, फिर 57.82 आया, तो ये जो पहले साल पैसा आया वो टोटल में कितना वेट कैरी करता था। तो हम निकालेंगे सबसे पहले वेट। वेट निकालेंगे कैसे, ध्यान देना। 63.63 डिवाइडेड बाय टोटल 886.30। अब मुझे पता है कि हर फिगर को 57.82 डिवाइडेड बाय 886.30 करना है, 52.57 भी सेम करना है। तो मैं कैलकुलेटर पे कैसे रखूँगा, थोड़ा ध्यान देना, और मैं आपको भी बताता हूँ ये कैसे किया जा सकता है। पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय 886.30 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया अभी कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 886.30 इक्वल टू, अब मैंने दबाया मल्टीप्लाइड बाय 63.63, .0718 आया, 63.63 इक्वल टू, सो यह आ गया 0.0718, 57.82, 0.0652। ध्यान देना, यहाँ आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अच्छा मैं आपको वापस से करके दिखा देता हूँ। देखो ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है सर, 1 डिवाइडेड बाय 886.30, ठीक है, और आपने दबा देना है इक्वल्स टू, दबा दिया। अब यहाँ तक तो आपका इसके अंदर बैठ गया, या आप मल्टीप्लाई भी दबाते तो भी हो जाता, इनटू 63.63 इक्वल्स टू दबाया 0.0718 आ गया, ठीक है। उसके बाद 57.82 और इक्वल्स टू दबाओ 0.0652 आ गया। मतलब आपको अब वापस वही फिगर बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक बता रहा हूँ, ध्यान देना, अब हम दबाएंगे 52.57 इक्वल्स टू, तो ये आ गया 0.0593, 47.81 इक्वल्स टू 0.0539, 664.47 इक्वल्स टू 0.7497। एक बार इन सब की टोटल भी करके देखना, कहीं अगर आपने कैलकुलेशन में गलती करी होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि फिर टोटल आपका 1 नहीं आएगा, 1 के आसपास आ रहा है तो ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आता है 0.9999, यानी कि फिगर सही है, राउंडिंग ऑफ का एरर है उतना। चलो आगे बढ़े। तो ये आपका वेट आ गया सर, ये आपका क्या आ गया, वेट आ गया। ये वेट क्या दर्शाता है, ध्यान देना कि 7.18% ऑफ द टोटल प्रेजेंट वैल्यू पहले साल में रिकवर की गई थी। वैसे ही 74.97% टोटल वैल्यू की 5वें साल में रिकवर की गई। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वेट इनटू ईयर कर दो, क्योंकि आपका पर्पस ईयर्स निकालना है, आपका पर्पस ड्यूरेशन निकालना है,
आप ईयर निकालना चाहते हो, अब इन्हीं सालों को उतना इम्पोर्टेंस दे दो। सी 5वें साल को 100% इम्पोर्टेंस नहीं जाएगा, क्योंकि 5वें साल में 100% वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू रिकवर नहीं हो रही, उसके पहले भी रिकवर हो रही है, तो कुछ वेट उनको भी जाएगा। सो हर एक का हम वेट लेके बोलेंगे कि यार ठीक है 5वें साल को सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो हम सबसे ज़्यादा वेट भी दे रहे हैं। जितना रिकवर हो रहा है उतना ही इंपॉर्टेंस 5वें साल को मिलेगा, तो यहाँ पे उतनी ही वैल्यू आएगी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.0718, 0.0718, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0652, 0.1304, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.0593, 0.1779, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.0539, 0.2156, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.7497, तो 3.7485। ये तो खैर 2 डिजिट में भी ले लेते थे तो सही रहता था। आंसर आता है 4.34। 4.34 क्या है सर? 4.34 ईयर्स, इतने साल में आपका जो 886.30 है वो रिकवर हो रहा है, रिकवर। और प्रोसेस बहुत सिंपल है सर ड्यूरेशन की। क्या निकाला आपने? सबसे पहले तो आपने निकाला वेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, कि हर साल प्रेजेंट वैल्यू का कितना % हम रिकवर कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई किया ईयर से, और फिर हमने कर दी टोटल। देखो टोटल 100% पे आ रही है। अब आप ये देखोगे तो वेट 100% है, जब आप इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इन सब की टोटल 100% पे आ गई ना, 4.34। तो ये हो गया वेटेड एवरेज ईयर्स, समेशन ऑफ वेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इनटू ईयर, और फिर समेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका है, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ठीक है, अब 63.63 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 57.82 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और देखो क्या आता है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, खैर ये चीज़ें मैं मिटाना नहीं चाहता, कैलकुलेटर, क्योंकि ये चीज़ मैं बाद में अपलोड करूँगा ना, तो मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ये हम ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, यही लिखा है ना फॉर्मूले में, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर। वेट निकालने का एक और तरीका है, बाकी और कुछ नहीं। तो देखो क्या करता हूँ, 63.63 इंटू 1, 63.63, फिर अब आ जाता है 57.82 इंटू 2, 115.64, 52.57 इंटू 3, 157.71, 47.81 इंटू 4, 191.24, और 664.47 इंटू 5, ये हो गया 3322.35। अब इन सब की अगर आप टोटल करोगे तो वो आती है कुछ 3850.57। ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे रखते हो 3850.57, ये है ना समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 886.30, आंसर कितना आया? 4.34 ईयर्स। तो आप वैसे निकालो समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर करके, और या तो फिर ऐसे निकालो, आंसर सेम ही आता है। देखो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, 5/10 लोगे तो 50% आएगा। बात समझ में आ रही है? 5/10 लोगे तो 50% आएगा। तो मेरा भी तो यही कहना है, या तो 5/10 लो या तो 50% लो। ये है वो 50% वाली फिगर, आप डायरेक्ट वेट निकाल लेते हो, और ये है 5/10, 5/10, तो वैसे ही आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आपको ये दो चीज़ें समझ में आई, दो फॉर्मूले समझ में आए कि हाँ ठीक है यार, वेट निकालने में अगर तकलीफ जा रही है आपको ये वेट निकालने में, क्योंकि वेट निकालने के बाद एक और स्टेप करनी पड़ती है, वेटेड ईयर्स। आप प्रेजेंट वैल्यू पे आने के बाद सीधा इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को डिवाइड करके एक
आप स्टेप बचा सकते हो, एक कॉलम बचा सकते हो, उतना टाइम बचता है एग्ज़ाम में। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड करो जो आपको सूट होती हो। और प्रैक्टिस के लिए घर पे जब भी सॉल्व कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा, तीनों मेथड से आंसर निकाल के देखो। क्रॉस चेक भी हो जाता है कि कहीं गलती नहीं करी, और ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप जो चाहे वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी मेथड है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अब इसको हम मेरे को पहले लिखने दो। वन प्लस वाई टी एम यानी कि ईल्ड टू मेचोरिटी डिवाइडेड बाय वाई टी एम डेसिमल में लिखेंगे और उसमें से माइनस करना होता है। वापस वन प्लस वाई टी एम प्लस, ध्यान देना ये हो गया वन प्लस वाई टी एम प्लस, यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइम इन ब्रैकेट कूपन रेट माइनस वाई टी एम डिवाइडेड बाय कूपन रेट इन ब्रैकेट वन प्लस वाई टी एम टू द पावर टी जितने टाइम के लिए माइनस वन प्लस वाई टी एम। अब थोड़ा क्या है, रेगुलर बैच भी नहीं है, फास्ट है कि फटाफट चलना है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। इतना ही बोलूँगा कि तो रट लो ये फॉर्मूला, प्रैक्टिस के साथ साथ याद अगर रहेगा तो फटाक से आंसर निकल जाएगा। और जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनको मैथ्स में कॉन्फिडेंस है, उन्होंने ही ये चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप पहले दो मेथड पे ही जाओ, कंसेप्चुअली समझ में भी आता है, लॉजिक भी बैठता है और गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। बट इसमें मैथ्स अगर आपका कच्चा होगा तो आप ये वाला फार्मूला के पीछे जाना ही मत, क्योंकि पहले तो फार्मूला रटने में टाइम, अगर गलती से प्लस माइनस हो गया, मेरे से होता है, मैं प्रैक्टिकली बता दूं, जब मैंने शुरू किया था ऐसे में पढ़ाना तो स्टार्टिंग में मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते इस माइनस को प्लस ले लेता था और आंसर आता ही नहीं था, मैच नहीं होता था, तो फिर वापस देखना पड़ता था। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अब याद हो गया, लेकिन इतने टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ना हर इंसान गलती करता है। अब देखो वाई टी एम कितना था, 10%, 0.10 डेसिमल में रखना है, माइनस 1.10 वाई टी एम हो गया। और टाइम कितना है सर, 5 साल का। कूपन रेट कितना था, 7% का, और वाई टी एम 10% का रख दिया हमने। अब नीचे में कूपन रेट है सर 7% का, ब्रैकेट में देखोगे तो वाई टी एम 1.1 टू द पावर हम 5 ले लेंगे क्योंकि टाइम 5 साल का है, माइनस 1 प्लस 0.10। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो आ जाएगा 11, 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 1.1, ये भी आएगा माइनस में, ध्यान देना 0.07 में से ब्रैकेट में से 0.10 माइनस हो रहा है, तो ये तो पार्ट आ गया आपका माइनस 0.03 और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये आता है 0.115। डिनोमिनेटर देखो, अब हम क्या करेंगे, 1.1 जो टू द पावर 5 है उसको लेता हूँ पहले, इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 माइनस 1 इंटू 0.07 प्लस 0.10, तो यह आंसर आता है 0.1427। सो 11 माइनस 6.65 आता है, या 66 ले लो, तो ये आ गया आंसर 4.34 ईयर्स। कहानी खत्म। आप देखो इससे भी आ रहा है, उससे भी आ रहा है, अब आपको जैसे सॉल्व करना है करो, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर फॉर्मूले याद कर लिए तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके बाद। ठीक है सर, ये हुआ हमारा ड्यूरेशन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म। 3 फॉर्मूले हमने इसमें देख लिए सर, पहला, दूसरा और तीसरा, इन्हीं को हम इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करके ये सब चीज़ें और आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा वापस आते हैं चार्ट्स पे। सो ये 1 2 समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर्स, वेट किसका होना चाहिए, ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, फिर समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। इसमें और इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन में सिर्फ एक कॉलम बच जाता है। लेकिन एक और बारीक सी चीज़ बताता हूँ, इस कैलकुलेशन में आपका एक कॉलम भी बचता है, और मान के चलो 2 मिनट आप इसमें बचा सकते हो अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो। उसके बाद फॉर्मूला है, आपको याद करना है ये चीज़, और ये वाला है आपका सिलेबस में, इससे भी सेम आंसर आता है, बट आई एम ऑल टुगेदर स्किपिंग दिस पार्ट, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। इंस्टीट्यूट खुद भी इस फॉर्मूले को किसी आंसर में यूज़ नहीं करता, भले ही सिलेबस में आपको दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी है, यही 3 मेथड्स तो इंस्टीट्यूट ने भी यूज़ की है। ठीक है, अब आते हैं सर हमारे क्वेश्चन बैंक पे। ग्रीन टी पीना चालू करो। अब आप बोलोगे सर ये ग्रीन टी आपने बनाई कब,
तो देखो कई बार क्या होता है, कभी लाइट चली जाती है तो डिस्टरबेंस आता है, रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है। कभी जैसे आज संडे है, ऑफिस में कोई नहीं है, ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर करा था स्विगी से, सिंपल उपमा, नथिंग एल्स। तो वो आया तो वो कॉल करता है, वो उसको जाना ही पड़ेगा रिकॉर्डिंग रोक के उस टाइम पे। तो ऐसे ना कुछ कुछ डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है, और रोकनी पड़ती है तो फिर उसको एडिटिंग में काटा जाता है। और उसी बीच मैंने क्या करा सर, ब्रेकफास्ट कर लिया, ग्रीन टी बना के रख ली, और वो अब इतनी गर्म है, उसके लिए 15 मिनट वेस्ट कर नहीं सकते। मैंने सोचा रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। आप लोगों को शायद बुरा नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। अब आप लोग भी प्रैक्टिकली देखो, जब भी आप लेक्चर देखने बैठते हो, आप लोग भी तो कुछ खाने पीने के लिए ले लेते होंगे। कभी टाइम बचाने के लिए आपने डिनर के साथ ही लेक्चर्स देखना शुरू कर दिया, कभी लंच के साथ ही लेक्चर्स देखना शुरू कर दिया, चाय कॉफ़ी सब लेके बैठते हो आप लोग। क्यों? जस्ट टू सेव अपॉन ऑन द टाइम, राइट? बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम इज़ फॉर मी। So this is my just a small request that if you don't mind, I can carry on with this thing along with the lectures. So let's go on and have a look on question number 71. ठीक है सर, कंसिडर करिए दो बॉन्ड है। एक बॉन्ड है जिसकी 5 साल की मेचोरिटी है और एक बॉन्ड है जिसकी 20 साल की मेचोरिटी है। ठीक है, तो इस पूरे एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें 5 साल के लिए, जितना भी पूछा गया है वो 5 साल के लिए भी पूछा गया है, 20 साल वाले बॉन्ड के लिए भी पूछा गया है। मैं सारी वर्किंग और समझाना आपको 5 साल वाले बॉन्ड के हिसाब से बता दूंगा, 20 साल वाला बॉन्ड का जो भी आंसर है वो आप होमवर्क ले लोगे, सेम टू सेम है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन 71 पूछा गया था, ये जून 2009 में पूछा गया था, तकरीबन 20 मार्क्स के लिए। सारा का सारा बॉन्ड वैल्यूएशन पे, और हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, आइए तो एक 5 साल का बॉन्ड है, एक 20 साल का बॉन्ड है। उसमें फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1000 रुपीज़ है, कूपन रेट है 8% का। ठीक है, एनुअली इंटरेस्ट पे होगा, तो कुछ हाफ ईयरली वगैरह नहीं लेना है आपको। और ये चीज़ अंडरलाइन करो, बोथ आर सेलिंग एट पार। सेलिंग एट पार का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल टू 1000। अब ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो मैंने आपको बताया है मार्केट प्राइस और वाईटीएम के रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर हम ऐसा आता है और ये मानते हैं कि रिडम्पशन भी पार पे होगा, तो उस टाइम पे कूपन रेट भी वाईटीएम के बराबर होता है, जो कि है इस क्वेश्चन में 8%। तो वाईटीएम भी हमारा कितना हो गया ऑटोमेटिकली 8%, भले ही आगे दिया हो या नहीं दिया हो। अगर कुछ और दिया होता तो हम वो पकड़ेंगे। ठीक है, अज्यूम दैट द यील्ड्स ऑफ बोथ द बॉन्ड, यील्ड मतलब वाईटीएम, दोनों बॉन्ड्स का गिर गया 6% पे। पहले कितने था वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन वो गिर गया 6% पे। अब यहीं पे तो आपको स्मार्ट खेलना है, यहीं पे तो आपको स्मार्ट खेलना है, आपको यही दिख जाना चाहिए था। बोथ द बॉन्ड्स आर सेलिंग एट पार का मतलब होता है एफ वी इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कूपन रेट इज इक्वल टू वाईटीएम प्रोवाइडेड द बॉन्ड्स आर रिडीमिंग एट पार। ठीक है, सो 8% पहले का वाईटीएम था, ये आपने निकाल लिया, और उसके बाद वो बोलते कि वाईटीएम गिर गया 6% पे। अब ध्यान देना, वाईटीएम गिरा है तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी, ये तो कंफर्म हो गया। देर विल बी एन इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है? इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और रिडम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू लेके। तो अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपये से मान लो 50 रुपये ऊपर हो गई है, तो 50 रुपये में इंटरेस्ट का कितना हिस्सा था और रिडम्पशन वैल्यू का कितना हिस्सा था। यानी इंटरेस्ट मान लो 1000 रुपये के टाइम पे ये इंटरेस्ट था ए, और अभी जो 1050 निकली है उसमें इंटरेस्ट होगा बी। तो ए और बी का डिफरेंस कितना, फिर यहाँ पे सी और डी का डिफरेंस कितना। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है आगे कि ये जो 50 रुपये का इंक्रीज हुआ है, इसमें से कितना परसेंट इंटरेस्ट के इंक्रीमेंट की वजह से आया है और कितना परसेंट प्रिंसिपल के इंक्रीमेंट से आया है। ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट ही तो है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको रिडीम हो रही है। तो वो प्रिंसिपल के इंक्रीमेंट से कितना परसेंटेज आया, इंटरेस्ट के इनकम से कितना परसेंटेज आया, ये आपको दिखाना है। देखो फटाक से मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 पे। थोड़ा सर फास्ट चलेंगे तो स्पीड रखना मेरे साथ, समझाऊंगा सब कुछ, छोड़ूंगा कुछ नहीं। आठ परसेंट पे हम निकालते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू
इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना सर, कूपन रेट भी 8% है तो 80, ठीक है, प्लस ये हो गया 1000। अब देखना 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस 3 4 5, तो ये हो गया 0.681 MRC 3.993 319 प्लस 681, इस तरह से ये हो गया 1000। ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं यही चीज़ कि अगर बॉन्ड की YTM गिर जाती है तो फिर से मार्केट प्राइस निकाल लेता हूँ, 80 इंटू प्लस 1000 इंटू, अब मैं 6% से YTM लूँगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 अगर आपको देखना है तो ये सही रहेगा, राइट, ठीक है। हाँ, फिर से करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस 3 4 5, तो मैंने पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया 0.747, MRC दबाया तो 4.212, करो सॉल्व, 336.96 प्लस 747, आप उसको 337 भी ले सकते हो, 4 पैसे का डिफरेंस है, राउंडिंग ऑफ में कवर हो जाता है। चलो ये आ गया 1083.96। अब ध्यान देना, पहले प्रिंसिपल की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू थी 319 रुपये, अब है 336 रुपये, ऑलमोस्ट 337। पहले इंटरेस्ट, सॉरी मैंने गलत बोला थोड़ा सा, प्लीज़ फॉरगिव मी, पहले इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू थी 319 रुपये, अब इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है 336.96, तो बढ़ा ना। वैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो 681 थी, अब हो गई 747, तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू यानी प्रिंसिपल, चलो हम प्रिंसिपल ही लिख लेते हैं, और 8% YTM पे 6% YTM पे ये आ जाएगा डिफरेंस, तो लिख लेते हैं फिगर वापस से, 319 681 336.96 और 747, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो आ गया 17.96, ये आ गया 66। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू जो कि थी 319, सॉरी ये तो 319 से नहीं होगा, हमें इंटरेस्ट का थोड़ी निकालना है कि इंटरेस्ट में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, टोटल ले लो, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, 1000 और ये हो गया 1083.96, तो टोटल कितना 83.96 हुआ। अब सिर्फ इसी लाइन पे ध्यान दो, ये इन दोनों का भी टोटल करोगे तो 83.96 आता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है इसमें से कितना परसेंट इंटरेस्ट का है और कितना परसेंट प्रिंसिपल का है, तो बहुत ही सिंपल हो गया सर, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहो तो 17.96 डिवाइडेड बाय 83.96, तो ये आ गया 21.39%। उसी में प्रिंसिपल का अगर आप निकालना चाहो तो दैट्स 66 डिवाइडेड बाय 83.96, तो ये आ गया 78.61%, हो गया आपका 100% इस तरह से कवर अप होता। आया क्या समझ में एग्जैक्टली क्या निकालना था, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। बढ़े आगे, तो ये हो गया 5 साल वाला आंसर, अगर आप देखोगे तो ये रहा वो 83.96, ठीक है, ये तो 20 साल वाला है तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये 5 साल वाला अगर आप लोगे तो ये 66 का देखो प्रिंसिपल इंक्रीमेंट आ रहा है और इंटरेस्ट का इंक्रीमेंट आपका 17.52 का आ रहा है, तो प्रिंसिपल 78.6 और इंटरेस्ट 20.86, ये 20.86 नहीं होना चाहिए था, ये 21 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, चलो वो ठीक है, राउंडिंग ऑफ के एरर की वजह से थोड़ा परसेंटेज में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हो गया सर आपका पहला पार्ट, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं दिमाग लगाने वाला, बहुत ही नई सी चीज़ थी बट ठीक है।
सेकंड पार्ट आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंसिडर अ बॉन्ड विच इज सेलिंग एट इट्स पार। ध्यान देना, इजी क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे कंप्लीट। सेलिंग एट इट्स पार का मतलब फेस वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट प्राइस जितनी, जो कि है 1000। 6 साल की मेचोरिटी है, 7% का कूपन रेट है, बॉन्ड्स की ड्यूरेशन बताओ। अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कूपन रेट इज इक्वल टू YTM इज इक्वल टू 7%, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि पार पे वो बिक रहा है, यानी फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस सेम है, तो कूपन रेट और YTM भी सेम होगा इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्या क्वेश्चन ने पूछा है निकालने के लिए? ड्यूरेशन। ध्यान देना सर, ड्यूरेशन मैं एक दो बार निकाल के बताऊंगा, ठीक है। बी पार्ट में ड्यूरेशन फॉर्मूला बताओ, 1+YTM डिवाइडेड बाई YTM माइनस 1+YTM इन ब्रैकेट प्लस ले लोगे यहाँ पे, और अब बाहर आ जाएगा आपका टाइम कूपन माइनस YTM डिवाइडेड बाय, आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा कूपन अमाउंट इन ब्रैकेट 1+YTM टू द पावर T माइनस 1+YTM। थोड़ा टाइम लगता है, सो 1.07। हमारे इस क्वेश्चन में कूपन रेट और YTM दोनों सेम है। तो अब यहाँ से सिर्फ मैथमेटिकल प्रोसीजर, अब मेरे समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आपको आना चाहिए, फिर भी फटाक से करके देता हूँ। .07 ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कूपन भी 7% है, YTM भी 7% है, दोनों में से माइनस करोगे पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया। $15.29 तो इधर आता है, 1.07 यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, 0.1051 यहाँ पे, $10.18, 15.29 माइनस 10.18, 5.11 ईयर्स। ये तो आपको फॉर्मूले से समझ गया, फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब चीज़ें मेरे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप धीरे धीरे सब कैलकुलेशन कर लोगे। अब दूसरी मेथड देखते हैं जो इंस्टीट्यूट ने यूज़ करी है, तो हमारा दोनों मेथड देखना हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो क्या करा है, अब इन्होंने कौन सा मेथड यूज़ करा है, इन्होंने ले लिया पहले साल, फिर ले लिया कूपन 70% से, ठीक है, 70% बोलता हूँ, 7% से, ठीक है। एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो इन्होंने गलत करा है वो एग्ज़ाम में मत करना, टाइम वेस्ट होता है। ये वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है, ये वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको लिखो 1070। मैंने आपको ऐसा पहले भी बताया था कि अगर यहीं पे आपने 1070 डाल दिया होता तो वो रिडम्पशन और टोटल की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली टाइम वेस्ट है सर। आया समझ में? ये पूरा टाइम वेस्ट है कम एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी आपने 7% से लिया, कूपन रेट भी 7% है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी 7% है, तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही आनी है टोटल मिला के। अच्छा, इन्होंने क्या किया पता है क्या? एक कॉलम मिस कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का यानी कि ये वाला जो कॉलम है, इसको आपने कूपन पेमेंट से मल्टीप्लाई करके जो फिगर आती है वो रखनी चाहिए थी। तो आप बोलोगे सर ये वाला तो कॉलम है ना लास्ट वाला, वो नहीं है। देखना, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, A मतलब ईयर, इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वाला कॉलम लिख लिया प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर्स, लेकिन उसके पहले वाला एक कॉलम नहीं लिखा। ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या होने चाहिए थे। ईयर कैश फ्लोज लिखो, फिर कूपन पेमेंट मत लिखो, कैश फ्लोज लिखो, क्योंकि उसमें रिडम्पशन वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ ले लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 7%, उससे निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान देना, फिर आखिरी में ये जो दो कॉलम है वो हो गया समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, और ये हो गया समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर। तो जो समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर है डिवाइडेड बाय उसके पहले वाला कॉलम करोगे तो आपका ये आंसर आता है। ये वही चीज़ है समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, और ये है सर समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो आया 5.11, यानी 10 आ रहा है यहाँ पे, अपना 11 आया, राउंडिंग ऑफ का एरर। ऐसे भी आंसर निकलता है। कोई दिक्कत है ये वाली चीज़ में आपको? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, वेट भी ले सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, देखो, इफ़ द YTM ऑफ द बॉन्ड इन B अबव, ये जो पार्ट है ना B पार्ट, अगर YTM इसमें इंक्रीज हो जाता है, कितना था सर YTM हमारा 7% था, अब वो बढ़ के 10% हो जाता है, तो बॉन्ड्स का ड्यूरेशन क्या होगा? वापस से निकाल लो, 7 की जगह 10 रख लो,
तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो, यू विल गेट दी आंसर। लॉजिक तो समझ गया ना आपको, ध्यान देना। ये लो, आपने यहाँ पे 10% रख लिया, फिर निकाला, तो ध्यान देना अगर जैसे ही आप 10% रखते हो तो प्रेजेंट वैल्यू भी बदल जाती है। ये 1000 थी पहले, यहाँ गलती नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू भी बदल जाती है और समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर भी बदल जाता है। अब यहाँ इन्होंने देखो प्रॉपर किया, लेकिन फिर भी एक कॉलम मिस किया। यहाँ पे वो कॉलम होना चाहिए था प्रेजेंट वैल्यू का, और इस कॉलम का नाम होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ द इंटरेस्ट रेट ही बदलना है आपको। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वाई शुड द ड्यूरेशन ऑफ अ कूपन कैरिंग बॉन्ड, ध्यान देना, ये जो आप ड्यूरेशन निकाल रहे हो, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि वेटेड एवरेज ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका वेटेड एवरेज ईयर होता है ड्यूरेशन। और ये हमेशा उन बॉन्ड का जिनमें कूपन होता है उससे कम क्यों होना चाहिए, मैच्योरिटी से कम क्यों होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड शुड बी लेस देन मैच्योरिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड शुड बी लेस देन मैच्योरिटी। कंडीशन क्या है कि वो बॉन्ड कूपन कैरिंग बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ बॉन्ड नहीं जीरो कूपन होते हैं, यहाँ पे 90 रुपये डालो और यहाँ 1000 ले जाओ, बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे बॉन्ड नहीं चलेंगे सर। उनकी तो मेच्योरिटी और ड्यूरेशन सेम ही होता है क्योंकि एक ही जगह पे कैश फ्लो मिलती है। बट मोस्ट ऑफ द बॉन्ड ऐसे ही होते हैं कि आज 90 रुपये डालो, फिर यहाँ 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 कुछ तो कूपन अमाउंट मिलेगा और आखिरी में आपको 90 की जगह 100 ही मिलेगा, मतलब जो फेस वैल्यू है। तो इसको बोलते कूपन वाले बॉन्ड, यानी कूपन कैरिंग बॉन्ड। तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उसमें ड्यूरेशन मैच्योरिटी से कम क्यों होना चाहिए, ये बताओ। देखो, ड्यूरेशन का मतलब होता है कि बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने टाइम में रिकवर हो रही है। अब मोस्टली बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू और कुछ नहीं, मार्केट प्राइस होती है। तो अगर हम 90 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है ये हमें जानना है। कूपन कैरिंग बॉन्ड की जो लाइफ है मान लो 5 साल है, ठीक है। अब 5 साल के बाद अगर मैं उल्टा लेके चलता हूँ, मान लो ड्यूरेशन अगर आपका आया 6 साल का और मेचोरिटी है 5 साल की, मान लो, तो इसका मतलब क्या निकला कि बॉन्ड की लाइफ 5 साल की है लेकिन मेरा पैसा 6 साल में रिकवर होगा। यानी कि जब बॉन्ड खत्म होगा 5 साल के एंड में, तब तक मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा। क्या कोई भी इन्वेस्टर ऐसा चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि मैं जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और बचे हुए टाइम में मैं कुछ एक्स्ट्रा कमा सकूं। सो ध्यान देना, 6 की जगह लेट से 3 साल होता ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि आपने बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करा तो 3 साल में आपका पैसा तो वापस आ गया जो इन्वेस्ट करा था, और बाकी के 2 साल में आपकी कमाई हुई है। तो आप फालतू के लिए तो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कमाई के लिए कर रहे हो, तो वो पर्पस भी तो सॉल्व होना चाहिए। इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट कूपन कैरिंग बॉन्ड, नॉट द जीरो कूपन बॉन्ड, शुड ऑलवेज बी लेस दैन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, अदरवाइज पैसा ही रिकवर नहीं होएगा। क्वेश्चन 71 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 72 पे ध्यान देंगे। देखो, इसमें ड्यूरेशन से रिलेटेड तो नहीं है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बॉन्ड है 2019 में, मैं आपको, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो। एक बॉन्ड है 2019, 1 जनवरी 2019 में उस बॉन्ड को इशू किया गया था, नहीं इशू नहीं किया गया था, सॉरी। टुडे बीइंग 1 जनवरी 2019, आज क्या सिचुएशन है, 2019 1 जनवरी चल रहा है और एक बॉन्ड है जो राम खरीदना चाहता है। वो बॉन्ड 2 साल पहले ही मार्केट में इशू हो चुका था, 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, ठीक है, और उसका जो कूपन है वो है 9.5% एनुअल, सेमी एनुअल नहीं है, एनुअल। और उसकी लाइफ जो ओरिजिनल है वो है 11 साल की। ओरिजिनल मेच्योरिटी जो है वो काउंट कहाँ से करोगे सर, ओरिजिनल डेट ऑफ इशू से। तो ये जो ओरिजिनल मेच्योरिटी है ये 1 जनवरी 2017 से काउंट होगी। वहाँ से अगर आप 11 साल लोगे तो आप बोलोगे सर 2028 आता है, नहीं, ये आता है 31 दिसंबर 2027। नोटिस करना, ये जनवरी पे स्टार्ट हो रहा है तो वो 1 साल तो पूरा काउंट होगा ही ना, यानी 16 के बाद से 11 साल ले लो, 16 से 11 ऐड करोगे तो आप 17 साल बिल्कुल 27 पे पहुंच जाओगे। तो ठीक है, आज क्या चल रहा है सर, 1 जनवरी 2019, यानी कि 2 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब 11 - 2, 9 साल की लाइफ बाकी है। सही बोल रहा हूँ मैं?
पास्ट जो हो चुका है जनरली हमें कुछ लेना देना नहीं होता उनसे। तो 9 साल अब आपके काम के हैं, ठीक है सर। 2017 में इशू किया, 2 साल कंप्लीट हो गए, 9 साल और बाकी है। सिंस द बॉन्ड वॉज इशूड इंटरेस्ट रेट हैव बीन ऑन डाउन साइड। ध्यान देना, बॉन्ड जब इशू करा था तब से लेके अब तक अब ना इंटरेस्ट रेट नीचे जाना चालू हो गए और अब वो प्रीमियम पे बिक रहा है, यानी कि 1125.75 रुपये पे। आप देखना YTM अगर नीचे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। वो बोल रहा है कि प्रीमियम पे चल रहा है, ठीक है। तो ये है वो प्राइस जिस पे राम खरीदने का सोच रहा है, ये है वो प्राइस जिस पे राम खरीदने का सोच रहा है। ध्यान देना, 1125.75 रुपये पे अगर राम बॉन्ड खरीद लेता है तो उसके बाद उसको हर साल 95 रुपीज़ मिलेंगे कूपन की तरह से, 9.5%, और 9 साल बाद में उसको रिडम्शन हो जाएगा 1,000 रुपये। यानी उसकी इनकम आज ही फिक्स हो जाएगी कि वो हर साल कितना कमाने वाला है। डिटरमाइन द प्रीवेलिंग इंटरेस्ट ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड इफ इट इज़ हेल्ड टिल मेच्योरिटी विच शॉल बी एट पार। रिडम्शन जो है वो एट पार होगा, ये मान के चलो, और निकालो कि अगर ऐसे ही बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा तो कितना कमाएंगे। YTM वो बोल रहा है निकालने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि YTM निकालने के 2 मेथड होती है, एक होती है एवरेज मेथड और एक होती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। यहाँ पे लेकिन ध्यान देना, नीचे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब अगर इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे कि आप एवरेज मेथड यूज़ करो तो ये देने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर आप कुछ भी मेथड यूज़ करते। लेकिन अगर स्पेसिफिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हुए है तो आपको IRR मेथड से ही आंसर निकालना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो 2 रेट आप अज्यूम करने वाले हो ट्रायल एंड एरर मेथड में, वो 6 और 8% ही होना चाहिए। जो दिया है उसे इस्तेमाल करो। आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि 6% की अगर कमाई है तो प्रेजेंट वैल्यू इतनी आनी चाहिए, 8% की कमाई है तो प्रेजेंट वैल्यू इतनी आनी चाहिए, और 6 और 8% पे अगर प्रेजेंट वैल्यू इतनी नहीं आ रही है तो हम वो रेट पता करेंगे जिस पे प्रेजेंट वैल्यू इतनी आ रही है, क्योंकि हमको तो खरीदने का रेट फिक्स हो गया, तो इनकम भी तो पता करनी है। तो अगर बॉन्ड में 6% की कमाई होती तो बॉन्ड कितने का होता, ये निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6% के जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए इन सब की मैं टोटल कर लेता हूँ और आखिरी में लिख लेता हूँ। $6.096, $6.246। यानी कुछ तो गड़बड़ हुई है पहले वाले में। देखो एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर रेट बढ़ा रहे हो तो फैक्टर्स की वैल्यू गिरती है। देखो पहले साल में 9.4 आ रहा है, यहाँ 9.2 आ रहा है, तो वैल्यू गिर रही है। अगर गिर रही है तो 8% की जो टोटल आई है वो 6% वाले से कम होनी चाहिए। तो हो सकता है मैंने कुछ मिस करा, इसलिए मैं वापस से दिमाग लगा रहा हूँ। यही कैलकुलेशन की गलती आप सुधार सकते हो अगर आपका वैसा दिमाग चलना शुरू हो जाए। एक आध फैक्टर मैंने छोड़ दिया होगा। 6.801 अब आ रहा है ना सही। ये कैसे पता लगाया, मैं फिर से दोहरा देता हूँ आपको, क्योंकि ये गलती आपसे भी हो सकती है। जब 9 फिगर्स की टोटल करनी होती है, एक आध फिगर छूट गई तो गए काम से। अब ध्यान देना, सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 1 साल की टोटल करनी होती तो इतना तो क्लियर है ना कि 6% वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती 8% वाले से, 6% वाली वैल्यू 8 से ज़्यादा आती। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी 6% वाली जो वैल्यू है 8 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, मेरी कम आ रही थी, इसलिए मेरे को पता चल गया कि गलती हुई है। आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल। इंटरेस्ट को जो 95 रुपीज़ है उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जो कि आखिरी में लिख दिया हमने, और जो 1,000 रुपये आखिरी में मिलने वाला है उसको आखिरी वाले यानी 9th ईयर के फैक्टर से। अब आपको सिर्फ ये 2 फिगर ही काम के हैं, इनसे मल्टीप्लाई करो और प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है। ध्यान देना इधर में, इन्होंने यहाँ पे वही किया, बट इन्होंने एक और गलती कर दी यहाँ पे, मैं तो क्लियर बोलूँगा। ये पूरा का पूरा जो है टाइम वेस्ट करने वाला काम है, ये पूरा टाइम वेस्ट करने वाला काम है। अगर ऐसा दिया हुआ है, और ये इंस्टीट्यूट के RTP में दिया हुआ है
टाइम वेस्ट होगा टेबल फॉर्मेट से। जब आपको पता है कि जो अमाउंट है वो सेम है 95 रुपीज़, तो क्यों टेबल फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो? सिंपल सिंपल अगर आप ऐसा करते कि सर इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो आंसर कितना आसानी से आता। चलो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब उपाय तो बचा नहीं है कुछ। सो हम सबसे पहले लेते हैं 6% वाला, उसमें 95 का कूपन मिलेगा और 6.801 जो है वो है एन्युटी फैक्टर। फिर रिडम्पशन वैल्यू है 1000 की और 6% से 0.592 आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कर लो 95 इंटू 6.801, 646.10 प्लस 592, तो वो आता है 1238.10। मान लो दूसरा रेट आपको दिया हुआ ही नहीं होता 8% वाला, फिर भी आप 6 से ज़्यादा ही रेट लेते, क्यों बताऊं? आपकी जो टारगेट वैल्यू है वो है 1125.75, नहीं, टारगेट जो वैल्यू है वो है, हाँ 1125.75 आपकी टारगेट वैल्यू है। यानी आपको एक ऐसा रेट चाहिए जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1125.75 आ रही है। अब आप ध्यान देना, आपने जब 6% रेट लिया तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई है 1238 रुपये, जो कि ज़्यादा आई है। यानी आपको इस प्राइस को कम करना है, अगर यहाँ तक पहुँचना है तो 25 तक तो कम करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस कम करना चाहते हो तो YTM बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द इन्वर्स रिलेशनशिप। सो 8% के साथ वही हाल करो। अब 95 इंटू एन्युटी फैक्टर अगर आप देखोगे तो 6.246 प्लस 0.500 593.37 प्लस 500 1093.37। ठीक है, सही है। अब आप ध्यान देना, ये जो 1125.75 है ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आती है। 1093 से ज़्यादा चाहिए, 1238 से कम चाहिए, बस तो फिर इन दोनों को इंटरपोलेट कर लो। इन दोनों का डिफरेंस 2% है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो 144.73 है। आपको नहीं लग रहा एक चीज़ कि यार 2% रेट अगर आपने बढ़ाया तो मार्केट में जो प्राइस है वो इतने से गिर जाती है, 144.73 से गिर जाती है। हमें कितनी गिरानी थी, कहाँ से? 1238 से। अगर आप 1238 से काउंट करो तो हमें तो ज़्यादा गिरानी थी ही नहीं ना। 1238.10 माइनस 1125.75, हमें तो 112 रुपये गिरानी थी, 112.35 रुपीज़ गिरानी थी। तो ध्यान देना सर, 3 चीज़ें जो आपको अल्टीमेटली काम आएगी वो है ये 2%, 6% से शुरुआत करो, इंटरपोलेशन यूज़ होगा। अब 2% रेट बढ़ाने से इतनी प्राइस गिरती है तो 2 डिवाइडेड बाई ये कर दो, पता चल जाएगा कि 1 रुपये गिराने के लिए कितना बढ़ाना पड़ता है। तो दिस डिवाइडेड बाय 144 और मल्टीप्लाइड बाय 112.35, यू विल गेट द आंसर। ये देखो 2% डिवाइडेड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 112 और वो 6 में ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 7.55%। ये वो रेट है सर, अगर आप वापस से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट 1125 रुपये 75 पैसे के आसपास आंसर आएगा, यानी जो आपको चाहिए। अगर आप 1125 रुपये में, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स इफ राम buys this bond at 1125.75, his earnings will be 7.55% per annum।
इतना वो कमाएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। काफ़ी मज़ा आएगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरेशन तो आएगा आगे धीरे धीरे, एक दो क्वेश्चन बीच के थे जो हम रियलाइज्ड यील्ड और वाईटीएम पे, ये हम कवर अप कर लेते हैं। XYZ लिमिटेड की बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो है 1000 रुपीज़, जिसकी मेचोरिटी है 4 साल की। आप देख सकते हो करंटली ट्रेडिंग एट 900। ध्यान देना 1000 की फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस अगर कम है, रिडम्पशन पार पे मान के चलता हूँ, मार्केट प्राइस अगर फेस वैल्यू से कम है तो YTM कूपन रेट से ज़्यादा आएगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ध्यान देना क्या दिया हुआ है। कूपन रेट है 15%, कूपन रेट है 15%, तो 150 रुपये हर साल मिलना है। इसके बाद में उन्होंने बोला री इन्वेस्टमेंट रेट है 16%। अंडरलाइन करके उसके नीचे थोड़ा सा लिखो कुछ, फॉर इन्वेस्टिंग इंटरवल कैश फ्लोज दैट इज 150 रुपीज़। जो आपको हर साल बीच बीच में कैश फ्लोज मिल रही है, जिसे हम कूपन अमाउंट कहते हैं, उसे आप री इन्वेस्ट कर सकते हो बचे हुए सालों के लिए। ऑब्वियसली क्या करोगे उन पैसों का, तो आप मार्केट में डाल दो वापस पैसा और उस पर आप 16% कमा सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रियलाइज्ड यील्ड टू मैच्योरिटी। दे आर नॉट जस्ट आस्किंग यू टू कैलकुलेट YTM। YTM तो आप आसानी से निकाल सकते हो। रियलाइज्ड YTM का मतलब क्या होता है सर, इसको अंडरलाइन करके लिखना MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कॉन्सेप्ट आपके CA इंटर में था। उनका सिंपल सा ये बोलने का मतलब है कि बीच में जितने भी कैश फ्लो आ रही है वापस मार्केट में डाल दो, और सिर्फ पहली डेट जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करा था और आखिरी डेट जहां पे आपको सब कुछ वापस मिल रहा है वो ले लो। और अब बताओ कि क्या आंसर आएगा YTM का, यील्ड का, कि आपने अल्टीमेटली उन पूरे 4 सालों में कितना कमाया। सो ध्यान देना मेरी बात पे। क्वेश्चन नंबर 73 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक, दो, तीन, चार। आपने 900 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करे, उसके बाद आपको यहाँ पे 150, 150, 150 और 150 मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 1000 मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब आपको पहले साल में 150 मिलेंगे ना, इसे आप वापस दे दो, वापस डाल दो मार्केट में 16% के रेट से। तो कितने सालों के लिए डालोगे? 3 सालों के लिए। जो दूसरे साल में आपको मिलेंगे उसे वापस डाल दो और सिर्फ आखिरी में कैश फ्लो लो। पहले जितना भी पैसा आ रहा है उसे री इन्वेस्ट कर दो, आखिरी में सब कुछ ले लो, तो उसको 2 साल वाले इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। ये जो तीसरे साल में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 1 साल के लिए वापस री इन्वेस्ट कर दो। तो ये क्या हो रहा है? री इन्वेस्ट होता जा रहा है। ये हो रहा है री इन्वेस्ट 3 सालों के लिए 16% से, ये हो रहा है 2 सालों के लिए 16% से, ये हो रहा है 1 साल के लिए 16% से। ठीक है, अब आप जब री इन्वेस्ट कर रहे हो तो फाइनल जो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलनी है वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा मेथड है सर, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r⁻t। इसीलिए मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इतना फोकस करता हूँ स्टार्टिंग में। आप बोलोगे सर इस पर कोई क्वेश्चन तो आना ही नहीं है। क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आते, बस अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे कि प्रिंसिपल आप 150 रुपये इन्वेस्ट करोगे, ध्यान देना 150 रुपये इन्वेस्ट करोगे 1.16 के रेट से 3 सालों के लिए। सही बोल रहा हूँ? इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करा तो वो आता है 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.16 इंटू इक्वल टू 1.561। तो ये आता है सर आपका 234.15। इतना आपको आखिरी में मिलेगा। अब हम दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं कि दूसरे साल जब हमें 150 रुपये मिलेंगे, ध्यान देना, उसे भी हम वापस मार्केट में डाल देंगे 1.16 से। सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.3456। इसको थोड़ा यहाँ ले लेते, चौथा साल में थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि डायग्राम प्रॉपर बन जाए।
ठीक है। अब जो हमको तीसरे साल में मिलने वाला है उसे भी हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। 150 इंटू 1.16 तो आ गया 174। ये वाला कितना आया 150 इंटू 1.3456 201.84। यानी 5 साल के एंड में आपको जो कैश फ्लो मिल रही है वो है इतनी सारी 150 प्लस 1000 174 201.84 234.15 1759.99 आ रहा है। मैं उसे 60 कर देता हूँ। अब आप ध्यान देना, आपने 900 रुपये डाले, आपको 1760 मिले 4 साल के अंदर में। इसके अलावा और कोई भी कैश फ्लो नहीं हुई कहीं पे भी, क्योंकि जितनी भी हुई वो वापस चली गई। पहले साल में 150 आया गया, दूसरे साल में 150 आया वो भी गया, ये सारा पैसा वापस आया चौथे साल में, वो 1760 में इंक्लूडेड है। अब आपको क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ रहा है कि रियलाइज्ड यील्ड यानी कि 900 डाल के 1760 रुपये अगर आपका 4 साल में हो रहा है तो व्हाट इज द पर एनम रिटर्न दैट यू हैव अर्न। 900 गए और 1760 आए। इसको भी आप कंपाउंड अमाउंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर टी, या फिर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर टी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी इन्वेस्ट करी थी सर 900 रुपये, फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई सर उसकी 1760 रुपये, जिसमें सारे प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। हमें क्या निकालना है 1 प्लस आर, और कितने साल का है ये 4 साल का। अब अगर 900 को इधर भेज दोगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1760 डिवाइडेड बाई 900 यानी कि 1.955 टू द पावर 1/4। वो जो टू द पावर 4 है उसको भी इधर भेज दो तो ये हो गया 1 प्लस आर, ये हो गया अल्टीमेटली। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है सर। 1/4 का क्या मतलब होता है 2 बार स्क्वायर रूट और कुछ नहीं। 1.955 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1 प्लस आर, यानी 1.955 को कैलकुलेटर पे रख के 2 बार स्क्वायर रूट दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.1825 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। आर का मतलब होता है 18.25% पर एनम आप कमा रहे हो। यह है आपकी रियलाइज्ड यील्ड। यानी कि अगर दूसरी सिचुएशन मान लो 900 रुपये आज डाल के सिर्फ आपको चौथे साल में 1760 दिया जाता तो आपकी कमाई होती 18.25% पर एनम। 18.25% पर एनम आप कमाते इन सब से। ठीक है, एक आइडिया आ गया आपको कैसे निकालते हैं। इसी को MIRR बोलते हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे आप क्या करते हो बीच में सारी जो मिलने वाली कैश फ्लोज हो उसको फ्यूचर में ढकेल देते हो, आगे के लिए ढकेल देते हो और सिर्फ आखिरी में पैसा लेते हो। तो इससे आप रिटर्न और बढ़ा सकते हो, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। री इन्वेस्टमेंट से आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा बढ़ता है। हाँ, एक सवाल आपका मन में आ सकता है, ये चीज़ जो मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर सर यहाँ पे टू द पावर 4 ना होते हुए लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 होता या फिर 7 होता, तब हम कैसे निकालते। 2 बार स्क्वायर रूट करने से तो नहीं आता, तब हम कैसे निकालते। थोड़ा करेक्शन करो, ये 1/4 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये 1/4 यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, 18.25 इज एग्जैक्ट आंसर। ये इन्होंने राउंड ऑफ करा है तो 18.30 लिखा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1.955 टू द पावर 1/7 होता, यानी कि 7 साल होता, तो आप कैसे निकालते। अब तो सर 2 या 3 बार स्क्वायर रूट करने से नहीं होगा, अब भी आप निकाल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी वैल्यू कुछ भी हो पावर में आप फिर भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे। तो मैं समझाने के लिए सिर्फ इसी की वैल्यू निकाल रहा हूँ 1.955 टू द पावर 1/4। वैसे ही आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं क्यों 1/4 की निकाल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्रॉस चेक हो जाएगा आंसर हमारा। ध्यान देना, आप कैलकुलेटर पे रखो, कैलकुलेटर 1.955 ये कैलकुलेटर पे रखो। चलो मैं कैलकुलेटर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे रखना शुरू करो ये चीज़। 1.955 रख दिया। अब ध्यान दे देना, यहाँ पे कहीं पे भी मेमोरी या ये वो सब नहीं होनी चाहिए, सब क्लियर रहनी चाहिए। अब आप स्क्वायर रूट का बटन दबाओ 12 बार, देखना मैं दबा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर -1 का बटन दबाओगे, -1। इक्वल्स टू का बटन कहीं पे भी बीच में मत दबाना, जितना लिखा है सिर्फ उतना ही।
फिर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पावर में 1/4 है। अगर सिर्फ 4 होता तो मैं लिखता मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 4 है तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 4। आया समझ में? सिर्फ 4 होता या 7 होता तो आप मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखते, यहाँ डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा क्योंकि 1/, तो मैंने करा डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेटर पे, फिर मैं करता हूँ +1, देखना कहीं पे भी इक्वल्स टू का बटन नहीं दबाया मैंने अभी तक। उसके बाद इनटू और इक्वल टू का बटन 12 बार दबा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखना आंसर आता है आपका 1.1825 आ गया, 1825 यानी कि 1830 अपना तो आ गया 18.25%। ऐसे सर निकालते हैं, तो आप ऐसे किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, ऊपर में पावर में कुछ भी दिया हो, वो मेथड आपको फॉलो करनी है। ठीक है सर, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 73 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 74 जो है ये इंटरेस्टिंग है। इसमें भी देखो 74 में 3 चीज़ें दी हुई है, करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी। तो करंट मार्केट प्राइस और ड्यूरेशन तो हमें निकालना आ गया है, मैं वोलेटिलिटी की बात करूंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, काफ़ी सिंपल है। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए डेटा दिया हुआ है, फेस वैल्यू आपको 1000 रुपये दी हुई है, कूपन रेट 16% दिया हुआ है, इसका मतलब 160 का आपका अमाउंट हो जाएगा कूपन। 6 साल में मैच्योर होगा। रिडम्शन भी अगर आप देखोगे तो एट पार आ रहा है और YTM है 17%। अगर रिडम्शन एट पार है तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में YTM इज़ ग्रेटर देन कूपन रेट है, तो मार्केट प्राइस विल बी लेस देन फेस वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें जो 2 चीज़ें निकालने बोली है, सबसे पहले तो वो है एक तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आप आसानी से निकाल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर कैश फ्लोज की, 160 160 160 160 6 बार लिखा, 6वें साल में 1000 रुपये और ऐड कर दिया आपने रिडम्शन का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो 17% से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो 17% से, और उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। उसी के आगे एक और कॉलम डाल के ड्यूरेशन निकाल लो, ड्यूरेशन का या तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। अब इंस्टीट्यूट ने एक चीज़ गलत करी है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ध्यान देना, मार्केट प्राइस निकालने के लिए एवरेज मेथड इस्तेमाल करी है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इतना जो पार्ट है वो आपको नहीं फॉलो करना है एग्जाम में। आपको जो फॉलो करना है वो है ये वाला पार्ट। इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव भी निकाल के दिया जिसमें टाइम वैल्यू, ये जो 160 इंटू एन्युटी फैक्टर और 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस्तेमाल किया, तो ये और ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब भी मार्केट प्राइस निकालने बोलेंगे IRR वाली मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली मेथड इस्तेमाल करना, ये एवरेज मेथड मत इस्तेमाल करना। ये YTM के टाइम पे कर सकते हो आप, YTM में तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट प्राइस में यही यूज़ करो। ठीक है, तो ये भी आंसर इंस्टीट्यूट बहुत क्लियरली लिख रही है कि आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन आप इससे सॉल्व करो, आगे काम आएगा। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन आपको इतना समझ में आया कि 3 फॉर्मूले होते हैं सर ड्यूरेशन के, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, टाइम बचता है, या फिर समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर कर लो, वेट किसका होता है, प्रेजेंट वैल्यू का, या फिर 1 + YTM डिवाइडेड बाय YTM माइनस 1 + YTM प्लस टाइम इन ब्रैकेट कूपन माइनस YTM डिवाइडेड बाय कूपन बाहर 1 + YTM टू द पावर T माइनस 1 + YTM। तो ये थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, वेट्स वाला। ध्यान देना, ईयर ले लिए, कैश फ्लोज ले ली, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी ले लिए और प्रेजेंट वैल्यू भी ले ली। ध्यान देना, यहाँ तक तो आपको ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेशन करना है, तो 964 तो निकालना ही था। तो ये भी कैलकुलेशन आप टाइम बचा सकते हो नहीं करके, आप टेबल निकालो, उसके बाद नीचे में A नंबर देके उसका वैल्यू आंसर लिख लो 964, फिर B में ड्यूरेशन आ जाएगा। तो एक ही टेबल में अगर 2 आंसर निकल रहे तो आप टाइम बचाओ एग्जाम में। ठीक है, 964.40 आपका आ गया। अब आपने क्या निकाला कि 136 जो पहले साल रिकवर हो रहा है उसका टोटल में वेट कितना, तो ये आपने प्रोपोर्शन निकाल लिया, इसे हम वेट कहते हैं। इसी वेट को बाद में ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया वेट इनटू ईयर, ये आपका आ गया ड्यूरेशन कि 4.247 ईयर्स लग रहे हैं पैसा रिकवर करने में, जो कि 6 साल से कम होना चाहिए, वो है। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है सर वोलेटिलिटी का। ध्यान देना, वोलेटिलिटी का।
वो ड्यूरेशन का जो दूसरा नाम था वो था सर मैकॉलेज ड्यूरेशन, और वोलेटिलिटी को भी दूसरा नाम है, वो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, वोलेटिलिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू, ध्यान देना, मैकडी यानी कि मैकॉलेज ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1+YTM। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। ठीक है, मैकडी जो आपने इस क्वेश्चन में निकाला वो था 4.247। ठीक है, 4.247, और जो आपको YTM दिया था वो था 17% का। अब अगर हम फॉर्मूले में रखें ये डेटा तो वो आता है कुछ 4.247 डिवाइडेड बाय 1.17, 3.63, और ये आता है आंसर परसेंटेज में। ध्यान देना, ये परसेंटेज में आता है। मैकॉलेज ड्यूरेशन का जो आंसर आता था वो ईयर्स में आता था, ये आता है परसेंटेज में। अब इसका मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। 3.63% इज अ चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर 1%, या फिर मैं बोल सकता हूँ फॉर 1% चेंज इन YTM। 3.63% मार्केट प्राइस बदलती है अगर आपने YTM 1% से बदला। अब बदले का मतलब क्या होता है, 17 का 18 या 17 का 16%। 17 वॉज द YTM। 1% का मतलब क्या है, 17 का 18 करना कि 17 का 16 करना। आप कहीं पे भी करो, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मार्केट प्राइस और YTM का जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जो चेंज आएगा मार्केट प्राइस में वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ध्यान देना, YTM अगर आपने 1% से बढ़ाया तो मार्केट प्राइस 3.63% से गिरेगी। YTM 1% से गिराया तो 3.63% से मार्केट प्राइस बढ़ेगी। ये मतलब निकलता है वोलेटिलिटी का। सो वोलेटिलिटी आपको ये बताती है, ध्यान देना, वोलेटिलिटी आपको ये बताती है कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज आएगा फॉर 1% चेंज इन YTM। सिंपल। सर हम क्रॉस चेक क्यों नहीं कर लेते कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। 17 का 18% करके देखो और मार्केट प्राइस निकाल लो, उससे हमें पता चल जाएगा कि पुरानी मार्केट प्राइस तो हमारे पास है, नई मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल लो, वो 3.63% आना चाहिए। अगर आ गया तो सर ये वॉलेटिलिटी पे मेरे को भरोसा हो जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, at 18% YTM, interest into annuity factor plus redemption value into present value factor। इंटरेस्ट आपका कितना है हर साल का, 160 रुपीज़, प्लस रिडम्पशन वैल्यू है 1000, और 18% 6 साल का है। ये पूरा क्वेश्चन जो था ये 6 साल वाला था, तो हम 6 साल के हिसाब से ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.18, 1 2 3 4 5 6, तो 0.370 तो आता है 6वें साल का फैक्टर। MRC करेंगे तो 3.498 आता है 6 साल का एन्युटी फैक्टर। यह आ गया आपका 559.68 प्लस 370 929.68। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप बताओ 17% पे कितनी थी YTM। आप अगर देखोगे तो 17% पे 964.24 थी। परसेंटेज चेंज इन YTM कितने परसेंट से चेंज हुआ सर, 17 का 18 हुआ, 1% बढ़ा, तो परसेंटेज चेंज इन
मार्केट प्राइस निकाल लो, बहुत सिंपल। 964.24 से मार्केट प्राइस 929.68 चली गई, गिरी है। बेस वैल्यू क्या थी? 964.24 से ही गिरा ना, निकालो। %3.58 मानते हो? सर मान तो गए 3.58% एग्जैक्ट मार्केट प्राइस में चेंज आ रहा है और उसी के आसपास हमारा वोलेटिलिटी आंसर देता है। बट एक और चीज़ ध्यान देना, वोलेटिलिटी क्लियरली ये बोलता है कि जो हमारा आंसर होगा 3.63, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट का खुद का बोलना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। 3.63 और 3.58 में 0.05 का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो आ रहा है थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा, लेकिन पूरा राउंडिंग ऑफ की वजह से नहीं है सर, ये थोड़ा सा इनएक्यूरेसी की वजह से, उसको कुछ नहीं कर सकते। बट एक बोले तो बोलने का मतलब है कि बिना इतना सारा कैलकुलेशन करे हमें फटाफट से एक आंसर मिल सकता है कि अगर 1% से YTM बढ़ाया तो 3.63% से मार्केट प्राइस गिर जाएगी। ये होता है वोलेटिलिटी का मतलब। समझ में आया? वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है ये हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। यहाँ आप सीधा सीधा वोलेटिलिटी लिखो और ये रहा परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर 1% चेंज इन YTM। सिर्फ इतना भी लिख लिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अच्छा, ये एक चीज़ हमारी बाकी रह गई है, वो ध्यान देना। कैलकुलेट, लास्ट में आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दो, 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, तो 75 बेसिस पॉइंट का 0.75% होगा। इसके बाद YTM 0.75% से बढ़ रहा है, तो मार्केट प्राइस इतना तो कंफर्म है कि गिरेगा, लेकिन कितने से ये हमें नहीं पता, और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी का तो मतलब वोलेटिलिटी होता है सर। वोलेटिलिटी आपको बोल रही है कि 3.63% से मार्केट प्राइस 3.63% से मार्केट प्राइस गिरेगी अगर 1% से YTM बढ़ाया। ऑल्दो हम नहीं चाह रहे कि 1% से बढ़े, लेकिन ये तो चाह रहे हैं कि 0.75 से बढ़े, तो मार्केट प्राइस भी 3.63 से नहीं गिरेगी, प्रोपोर्शनेट गिरेगी। तो कितना आप लिखोगे इसके लिए? यहां पे आप इजीली एक फॉर्मूला बना सकते हो, चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन यील्ड, यहां ले लो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ध्यान देना मेरी बात पे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी कि वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड। इससे भी बेहतर आंसर बताता हूँ, फॉर्मूला एक और थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें ये पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना है, YTM ऊपर तो मार्केट प्राइस नीचे। हम उस फॉर्मूले को ऐसा कर देते हैं, माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जिसे हम दूसरे तरीके से अगर थोड़ा बड़ा लिखना चाहूँ मैं, तो उसका एक ना स्टैंडर्ड टर्म जो मार्केट में यूज़ होता है वो कुछ इस तरह से। पहले तो लगा दो माइनस साइन, क्योंकि वो अपोजिट चेंज अपने आप आ जाएगा। अब यील्ड अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लिखो, गिर रहा है तो माइनस में लिखना, अपने आप ही फर्क आ जाएगा बाहर वाले माइनस के साथ। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ANNMODDUR, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एक साल में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड। वो एक स्टैंडर्ड टर्म है, उसको बाद में देखेंगे क्या है, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। अब एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हमारा जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमारा आया 3.63%। अब देखो 1% YTM बढ़ना, यानी 1% जो है ये कितने पीरियड के लिए होता है? 6 महीने, साल भर के लिए होता है। 17% पर एनम, 18% पर एनम, तो वही है वो 3.63% मल्टीप्लाइड बाय चेंज 0.075
सही लिख रहा हूँ, 0.075 अच्छा नहीं, और एक ज़ीरो आएगा, या फिलहाल के लिए आप सिर्फ 0.75 लिखो। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 3.63 इंटू 0.75, 2.7225% से माइनस में, यानी कि मार्केट प्राइस इतना परसेंट गिरेगी। क्रॉस कैलकुलेशन ही तो बोलते हैं इस चीज को। एक परसेंट से YTM बढ़ता, 3.63 से मार्केट प्राइस गिरती, तो 0.75 से बढ़ रहा है तो कितना सर, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना हम इसे, कर दिया। तो 2.7225 से मार्केट प्राइस गिरनी चाहिए। यहाँ पे कहीं आपका आंसर आएगा। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है ना, इतना पार्ट तो छोड़ दे रहा हूँ मैं ये वाला ले रहा हूँ। 964 था, ये एवरेज मेथड से निकाला हुआ था तो वो मैं छोड़ रहा हूँ, 964 वाला ले लो। देखो, तो अगर आप सीधा सीधा कैलकुलेटर पे करते हैं 964.40 माइनस 2.7225%, 0.75 से YTM बढ़ा इंटू 3.63 कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया कि 26 रुपये 26 पैसे से मार्केट प्राइस गिर जाएगी, गिरेगी, इसलिए माइनस करा, नहीं तो ऐड करते। तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो। अब इतना सारा नहीं लिखना है आपको, तो आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, 964.40 इन ब्रैकेट 1 माइनस, गिरनी है तो माइनस, जो भी परसेंटेज आपको कम करना है 0.027225, उतना माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.027225 इंटू 964.40, सो आ गया आपका आंसर 938.14। सो 26 रुपये से गिरेगी, वो आता है आपका 2.7225%। आपको अब समझ में आ गया कि वोलेटिलिटी का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है सर, अब आपको मैं एक और चीज़ पूछ रहा हूँ कि यही 0.75% जो YTM बढ़ा है वो गिरता तो मार्केट प्राइस इतने से बढ़ जाती, वो प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं हम वहाँ पे, सिर्फ ये जो माइनस हुआ है वहाँ पे प्लस कर देते। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 75 एग्जैक्ट वैसा ही है, फेस वैल्यू, कूपन रेट, YTM, रिडम्शन भी पार पे हो रही है, YTM अच्छा ईयर्स टू मेच्योरिटी 6 साल है, YTM 15% है। ठीक है, 110 रुपये आपका हो गया कूपन। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 110 की प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे सारे, और आप ले लोगे 1000 के रिडम्शन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, तो करंट मार्केट प्राइस आप आसानी से निकाल सकते हो, ड्यूरेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हो, तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो। फिर वोलेटिलिटी भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब वोलेटिलिटी भी निकालने आ गया कि जो भी ड्यूरेशन आएगा डिवाइडेड बाय 1.15 कर देना, जो YTM ओरिजिनल आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो उससे आपकी वोलेटिलिटी आ जाएगी। अब ये वोलेटिलिटी ये बताता है कि 1% YTM अगर चेंज हुआ तो मार्केट प्राइस कितनी चेंज होगी। अब अगला 2 क्वेश्चन देखो, आपको अब क्या निकालना है, मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है यील्ड बाय 100 बेसिस पॉइंट, अगर 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% से YTM इंक्रीज हुआ तो एग्जैक्ट इतने ही परसेंट से मार्केट प्राइस गिरेगी। 1 इंटू दिस कर लेना वोलेटिलिटी। सेकेंड वाला पार्ट जो बोलता है वो है डिक्रीज इन यील्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट, यही वाला क्वेश्चन, इसमें इंक्रीज था तो मार्केट प्राइस गिरी। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ध्यान देना। अगर इंक्रीज हो रही है यील्ड इसमें तो मार्केट प्राइस गिरेगी पहले वाले पार्ट में, चौथे वाले पार्ट में, और यहां डिक्रीज हो रही है यील्ड तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी। कितने से, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय वोलेटिलिटी, उतने परसेंट से बढ़ा दो। कौन सी प्राइस, ये जो ओरिजिनल प्राइस आ रही है, ये जो ओरिजिनल प्राइस आई थी उसमें इतना परसेंट बढ़ा दोगे, गिरा दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसका 0.75 इंटू इस पे लगाओगे तो लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ, इजी है करना। ठीक है, क्वेश्चन 75 मैंने आपके ऊपर छोड़ा, यहाँ पे देख लो आंसर्स में। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली मेथड इस्तेमाल मत करना, एग्ज़ाम में इन्होंने भले दिया होगा, आप टैबुलर मेथड इस्तेमाल करो, या इन्होंने जो टैबुलर बोला इसी को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं, जिससे आंसर 848.35 आएगा।
ठीक है, ड्यूरेशन निकाला 4.5 आया, 4.5 को आपने न्यूमरेटर में रखा, वोलेटिलिटी निकालने के लिए 1.5 से डिवाइड करा तो 3.974% आ गया चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर 1% चेंज इन YTM। ठीक है, सो 1% से इंटू 3.97, 834.48 से 3.974% माइनस कर दो तो ये आपका चौथे का आंसर आ जाएगा। आपके चौथे का नहीं, मतलब क्वेश्चन में जो चौथा यानी फोर्थ सब पार्ट है उसका, और वही आप 3.974.75% ऐड कर दो तो पाँचवे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अब आपके इतने। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 76 में हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले तक मैं आ जाता हूँ। फेस वैल्यू देखो 10,000 दी है, रिडीम्ड टू बी एट पार, सेम टू सेम। 8.5% कूपन रेट, तो आप देखोगे 850 रुपये आता है हर साल का, 5 साल तक मिलेगा 850, और उसके बाद 10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। YTM आपका 10% का है। करंट मार्केट प्राइस आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है सर, इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेना है, 10% से 5 साल का वो आता है 3.791, यहाँ पे ले लेना 3.791, प्लस रिडम्शन वैल्यू ले लोगे, वो आ जाएगी 10,000 की इंटू 0.621, ये 5वें साल का फैक्टर, ये 850। तो इससे आपकी करंट मार्केट प्राइस आ जाएगी। मैकोलिस ड्यूरेशन आपका आसानी से आ सकता है, अगर आपको इसमें फिर टेबल फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा तो इसका आंसर भी टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसी दोनों को मर्ज कर दो तो दोनों का आंसर साथ में निकाला जा सकता है। मैकोलिस ड्यूरेशन के 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक होता है सर आपका समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा होता है समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर, और तीसरा होता है वो बड़ा वाला जो याद करना पड़ता है, वोलेटिलिटी इज़ नथिंग बट ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM, तो वोलेटिलिटी भी आ जाएगा। अब बारी आती है सर कॉन्वेक्सिटी के। कॉन्वेक्सिटी में क्या होता है, ये है नया कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे, लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड पहले पता होना ज़रूरी है, और इसके लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इस वाले पार्ट पे। याद है आपको, हमने वोलेटिलिटी जब सीखा था, देखा था, तो देखा था कि 3.63% से मार्केट प्राइस गिर रही है अगर YTM 1% बढ़ा दे तो। लेकिन जब एक्चुअल में निकाला तो मैंने बोला 3.58 से ही मार्केट प्राइस गिर रही है, यानी डिफरेंस था। तब मैंने आपको यही बताया था कि वोलेटिलिटी खुद बोलता है कि हम अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं देते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं, देयर इज सम प्रॉब्लम और लूप होल इन वोलेटिलिटी। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉन्वेक्सिटी। वोलेटिलिटी में प्रॉब्लम क्या है कि ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एक्यूरेट आंसर्स नहीं देता। सो चलो ये तो मैं लिख ही देता हूँ ना, सही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट शुरू कर ही देते हैं। XITY इतना तो आएगा नहीं यार। ठीक है, अच्छा इधर जगह थी ना इतनी सारी, ले सकते थे। चलो, तो अब ध्यान देना, जब भी छोटे छोटे चेंजेस होंगे YTM में, तब तक के लिए तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको ठीक ठाक आंसर दे ही देगा। जैसे 3.58 और 3.63 में ज़्यादा अंतर नहीं था, पर
ध्यान देना, लार्ज चेंजेस बोलो या बिग चेंजेस बोलो या ह्यूज चेंजेस बोलो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत सही सही है कॉन्सेप्ट। अगर वाईटीएम में जो चेंज हो रहा है, जैसे 17 का सिर्फ 18 हो रहा है, तो 1% से चेंज हो रहा है। तो जो चेंज वाईटीएम में हो रहा है वो जब तक छोटा है तब तक मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत बढ़िया है। बट वो इनएक्यूरेट आंसर्स देगा जब वाईटीएम में जो चेंजेस है वो बड़े हो जाएंगे। जैसे 17 का आप 22% कर दो और फिर देखना कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज आता है। चलो लेट्स टेक YTM 22% इन प्रीवियस एग्जाम्पल। इसका मतलब चेंज इन YTM कितना है सर? 5% से YTM मैंने बढ़ा दिया। अब ध्यान देना, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 160 था ना, 160 आपका था इंटरेस्ट, और 6 साल का फैक्टर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1000 इंटू 0.303 यहाँ आता है और 3.167 आता है। यह आता है 506.71 प्लस 303। सो रफली अगर आप देखोगे तो 809.71 आपकी मार्केट प्राइस आती है। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ कि मार्केट प्राइस एट 17% कितनी थी, तो वो थी कुछ 964.24, राइट। सो परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी 964.24 माइनस 809.71 डिवाइडेड बाई 964.24। वो आता है 16.03%। यह है एक्चुअल चेंज। बट अब ध्यान देना इस बट पे, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस कितना होगा? अगर आपने 5% से YTM बढ़ाया है तो 3.63 इंटू 5 इतने से मार्केट प्राइस गिरनी चाहिए, उनका ये बोलना है। हमारी यहाँ तो 16% से गिरी है, बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से 3.63 इंटू 5 18.15% गिरनी चाहिए। नहीं दे रहा है ये आपको गलत आंसर, बताओ। ये सही है, ये गलत है, लेकिन गलत आंसर दिया किसने? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ने। बोलने का मतलब यही है कि जब आप YTM में जो डिफरेंट चेंज है वो बढ़ जाता है, 5% तक आ गया, तो तब मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको गलत आंसर देने लग जाता है। ये चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ करेंगे हम। इस 18% को 16% तक पहुंचाएंगे। 16 तक भी नहीं पहुंचाया तो उसके बहुत नज़दीक पहुंचा दो, और अगर ऐसा आप कर पाते हो तो वो कॉन्सेप्ट और एक्यूरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्सिटी। अब मैं कुछ एक और अलग सा एग्जांपल लूँगा जिसमें ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, फ्रेश एग्जांपल लेंगे, दिमाग फ्रेश रखेंगे, आप भी पानी पी के आइए, और कॉन्वेक्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करेंगे। उसकी डेरिवेशन हम देखेंगे फॉर्मूले की, और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। फटाफट करेंगे ये सारे में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। वैसे मैं आपको जाते जाते बता दूं, एक बार अगर आप चार्ट ओपन करोगे तो कॉन्वेक्सिटी का कुछ ये वाला फॉर्मूला है जो हम देखने वाले हैं। कॉन्वेक्सिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो है ये PV प्लस प्लस PV माइनस माइनस 2 इंटू PV ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 इंटू PV ज़ीरो इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये जो है ये सिर्फ कॉन्वेक्सिटी है, मतलब जो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है ना, 18 से 16 जो जाओगे, वो जो 2% है वो इससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर आता है। PV प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जब YTM बढ़ा रहे हो। PV माइनस का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जब YTM गिरा रहे हो। और 2 इंटू PV ज़ीरो का मतलब करंट YTM पे कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है बढ़ाने गिराने के पहले। एक करेक्शन है चार्ट में, वो कर लेना। PV प्लस बॉन्ड प्राइस्ड ऑन इंक्रीज इन YTM, ये ठीक है। PV माइनस में लिखना बॉन्ड प्राइस ऑन डिक्रीज इन YTM, डिक्रीज लिख देना इंक्रीज के जगह, और ये वाला साइन भी बदल के नीचे कर देना, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा है। वो क्या, कॉपी पेस्ट हो गया। PV ज़ीरो मतलब इनिशियल बॉन्ड प्राइस, ANNMODDUR
एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये कॉन्वेक्सिटी निकालने के बाद जाती कहाँ है, यहाँ पे जाती है। उस कॉन्वेक्सिटी को निकालने के बाद चेंज इन यील्ड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5% हुआ तो 0.05 का स्क्वायर, और उसको ऐड करते हैं अपने एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये माइनस वाला साइन, इनटू चेंज इन यील्ड। अब ये सब चीज़ें हम देखेंगे, अभी तो मैंने फॉर्मूला ऊपर ऊपर से बता दिया। जब तक आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, आप डिराइव नहीं करोगे फॉर्मूला, डेरिवेशन तक पहुँचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या लॉजिक था इन सब चीज़ों के पीछे। और जब एक बार लॉजिक समझ गया तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, और क्वेश्चन फिर कितना या कितना भी घुमा फिरा ले, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आप डेरिवेशन तक नहीं पहुँचते हो तो आपको ये चीज़ें रटनी पड़ जाती है, और रट के कब तक रट लोगे। और उसके बाद भी, रटने के बाद में भी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट फिगर्स ना देते हुए घुमाया फिराया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाहता है, क्योंकि उसके लिए आपको समझदारी की ज़रूरत थी, लेकिन वो आपने समझा नहीं स्टार्टिंग में। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्वेक्सिटी कॉन्सेप्ट, वी विल बी रीचिंग एट दिस फार्मूला। हर चीज़ का लॉजिक रहेगा, इस फार्मूले का भी लॉजिक है, इस फार्मूले का भी लॉजिक है, वो हम अगले लेक्चर यानी जस्ट ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। सी यू।